नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल स्टडी थेरेपी पर। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 19 अगस्त 2025 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो खबर है वो है शुभांशु शुक्ला द्वारा अंतरिक्ष में किए गए प्रयोग जो है वो भारत को विश्व बंधु यानी संपूर्ण मानवता का साथी जो है उनके रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि भारत का अंतरिक्ष आधारित प्रयोग संबंधी विजन जो है उसको विश्व बंधु नाम दिया गया है। ठीक है, उसके रूप में मानवता के सामूहिक कल्याण के योगदान देने वाले एक वैश्विक साझेदार के रूप में स्थापित करता है भारत को। तो ठीक है, अब देखते हैं भारत को विश्व बंधु बनाने के अंतरिक्ष क्षेत्र की भूमिका क्या क्या है। तो निसार मिशन को विश्व के साथ भारत का वैज्ञानिक सहयोग कहा जाता है। फिर ओपन डेटा एक्सेस मतलब सभी के लिए डेटा हम लोग उपलब्ध कराते हैं। इससे वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए जैसे आपदा प्रबंधन, कृषि, जलवायु संबंधित खतरे की निगरानी में सहायता करते हैं। ग्लोबल कॉमन्स इसमें यह है कि साझा वैज्ञानिक संसाधनों के ज्ञान संबंधी योगदानकर्ता के रूप में हम लोग स्थापित हैं। कूटनीतिक लाभ भी होता है, जैसे हम लोगों ने नाविक सैटेलाइट लॉन्च किया तो इससे होता क्या है, हम लोग देख सकते हैं आसपास मतलब ये जीपीएस टाइप का। तो इससे होता है क्या कि भारत की भूमिका इससे बढ़ती है। तकनीकी हम लोग साझाकरण वगैरह करते हैं। तो कम लागत पर तकनीकी कौशल, तो भारत में जो इसरो है वो बहुत जटिल मिशन को बहुत कम कीमतों पर मतलब ये करता है, संचालित करता है। तो इसके कारण से हम लोग पर तकनीकी कौशल कम कीमतों पर आती है। नेक्स्ट जो है कि भारत के अंतरिक्ष क्षेत्र से संबंधी प्रमुख प्रमुख पहलें। तो सबसे पहला है कि नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार यानी निसार मिशन। ये जो है आपदा प्रबंधन, जलवायु संबंधी निगरानी, ग्लेशियर की ट्रैकिंग और कृषि क्षेत्र के लिए मतलब महत्वपूर्ण है। इन सभी को ट्रैक करेंगे। दूसरा है कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ये 2035 तक भारत अपना स्वयं का अंतरिक्ष स्टेशन विकसित कर लेगा। तीसरा है मानव युक्त चंद्र मिशन। तो 2040 तक मतलब सोचिए भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन के 5 साल बाद तक भारतीय अंतरिक्ष यात्री को चंद्रमा पर हम लोग उतारने का संकल्प लिए हैं। फिर गगनयान कार्यक्रम में हमारा जो एक गगन इसमें व्यक्ति जो हैं, एस्ट्रोनॉट्स जो हैं वो बैठ के जाएंगे, अंतरिक्ष यात्री बैठेंगे हमारे यहाँ पर, और वो पृथ्वी के निम्न भू कक्षा यानी में मतलब लो अर्थ ऑर्बिट में मानव चालक दल को भेजेंगे। और इसके लिए हम लोगों ने ना इससे पहले 2 मिशन और लॉन्च करने की तैयारी में, क्योंकि मानव को भेजना बहुत जटिल काम होता है। तो उससे पहले ट्रायल कर लेंगे कि अच्छा ये होता है नहीं, तो फिर तीसरे स्टेज में मानव को भेजा जाएगा। तो पहला 2 स्टेज है कि क्रू एस्केप सिस्टम और दूसरा है व्योम मित्र ह्यूमनॉइड मिशन। तो ये देखिए, ये व्योम मित्र है ना, ये एक रोबोट है। तो इस रोबोट को सेकंड वाले में भेजेंगे। नेक्स्ट है एफआरबीएम अधिनियम पर सीएजी रिपोर्ट संसद में प्रस्तुत की गई। एफआरबीएम मतलब पता है, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम। तो इसमें बोल रहे हैं कि इसकी वार्षिक समीक्षा की गई है। ओ सॉरी, एफआरबीएम वो नहीं है, मैं कुछ और सोच रहा था। एफसीआरए मैं सोच रहा था, ठीक है ना, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, वो सोच रहा था। वो नहीं है, ये एफआरबीएम अधिनियम है जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम है। तो चलिए, इसकी अभी वार्षिक समीक्षा मतलब जरूरी है, और किसके द्वारा जरूरी है, सीएजी के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है इसे। नेक्स्ट है कि इसमें बोल रहे हैं कि एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत यह कार्य अनिवार्य है। तो याद रखिएगा कि एफआरबीएम का जो समीक्षा है वो सीएजी द्वारा वार्षिक अनिवार्य है, एफआरबीएम अधिनियम 2003 के तहत। तो इसमें कुछ कुछ प्रमुख बिंदु दिया गया, तो उस पर थोड़ा देख लेते हैं। इसको आप मेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे जीडीपी की प्रतिशत के रूप में केंद्र सरकार का जो ऋण है वो वित्त वर्ष 2020-21 के 61.38 मतलब सोचिए 61% से मार्च 2024 के अंत तक 57% रह गया। तो मतलब कमी हुई है। सरकारी कर्ज में बढ़ोतरी, जिसमें ये बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार के कर्ज में वृद्धि की गति जो है जीडीपी की वृद्धि की गति से कम रही है। नेक्स्ट जो है कि सार्वजनिक कर्ज चुकाने और सार्वजनिक कर्ज प्राप्त करने का अनुपात 2019-20 के मतलब 86.5% से घटकर 2023-24 में 81.5% हो गई है। तो इसमें 5% की कमी आई है। अब देखिए, एफआरबीएम अधिनियम के तहत हमारी लक्ष्य क्या क्या है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2024-25 के अंत तक, याद रखिएगा 2024-25 के अंत तक ये सुनिश्चित करेगी कि सामान्य सरकारी ऋण जो है वो केंद्र सरकार का ऋण और राज्य सरकारों का ऋण दोनों का मिला के सामान्य सरकारी ऋण जो है वो जीडीपी का 60% से अधिक ना हो। दूसरा है कि केंद्र सरकार का ऋण जीडीपी के 40% से अधिक ना हो। तीसरा है कि राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 तक जीडीपी के 4.5% से कम करने का प्रयास करेगी। भारत की संचित निधि की प्रतिभूति पर लिए जाने वाले ऋणों हेतु अतिरिक्त गारंटी सकल घरेलू उत्पाद के 0.5 से अधिक नहीं होगी। तो याद रखिएगा, ये 3-4 पॉइंट है ना। अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं।
इसमें है कि जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा में पेश किया गया है। तो ये जो पहल है ये मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस के संकल्प को दर्शा रहा है। इसमें 10 मंत्रालय या विभागों और 16 केंद्रीय कानूनों में 355 संशोधनों का प्रस्ताव दिया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग संबंधी सुधार को इससे मतलब बढ़ावा मिलेगा। ये जन विश्वास अधिनियम 2023 पर आधारित है, मतलब 2023 में हुआ था संशोधन, तो इसके बाद वही देखिए जन विश्वास प्रावधानों में संशोधन 2025 में, तो 2 साल बाद फिर से इसी पे संशोधन कर रहे हैं। तो इसके प्रमुख बिंदुओं पर हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। बोल रहे हैं कि कृत्यों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना, मतलब बहुत सारे 288 जो प्रावधान हैं उनको, जो कृत्य है उनको अपराध की श्रेणी से बाहर करेंगे। इसके कारण से होगा क्या, मतलब संचालन की ज़्यादा मतलब स्वतंत्रता होगी। दूसरा है कि दंड का युक्तिकरण, मतलब बार बार दंड अपराध करने पर दंड में क्रमिक वृद्धि की जाएगी। तीसरी बार या पहली बार उल्लंघन पर सिर्फ परामर्श या चेतावनी ही दी जाएगी, मतलब ज़्यादा दंड नहीं दिया जाएगा पहली बार में। ईज ऑफ लिविंग सुधार, इसमें कुछ कुछ कानूनों को संशोधन कर रहे हैं। फिर है सरल निपटान प्रक्रिया, जैसे न्यायालय पर बोझ कम हो इसके लिए अधिकारियों द्वारा प्रशासनिक माध्यमों से मतलब दंड आरोपित करने का अधिकार दिया जा रहा है। फिर दूसरा है जुर्माने में स्वतः वृद्धि, मतलब हर 3 साल में दंड और जुर्माना 10% बढ़ते रहेंगे, जिसके कारण से होगा कि नए कानून बनाने की जरूरत बार बार ना पड़े। दूसरा है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय उपभोग दायित्व फ्रेमवर्क के लिए एक संशोधित मसौदा अधिसूचना जारी की है। तो देखिए ये अधिसूचना जो है वो ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के तहत जारी की गई है। दूसरा है कि वित्त वर्ष 2024-25 से 2029-30 तक के लिए नवीकरणीय ऊर्जा के उपभोग हेतु साल दर साल ये अनिवार्य लक्ष्य निर्धारित करती है। कौन सा? नवीकरणीय उपभोग दायित्व फ्रेमवर्क है ना, रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन फ्रेमवर्क। तो इंग्लिश होता है क्या है, इंग्लिश से ना ज़्यादा याद हो जाता है। अब देखिए नेक्स्ट है कि नवीकरणीय मतलब खरीद दायित्व तो है क्या। तो ये बोल रहे हैं कि अपने आप को, जैसे विद्युत वितरण कंपनियां हो गया, या फिर कैप्टिव विद्युत उत्पादक हो गए, या फिर ओपन एक्सेस उपभोक्ता हो गए, उनको अपनी कुल विद्युत खरीद का एक निश्चित और न्यूनतम प्रतिशत हर साल नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से खरीदना अनिवार्य हो जाएगा। और यह विद्युत अधिनियम 2003 के तहत अनिवार्य होगा। नेक्स्ट है कि मसौदा जो अभी चल रहा है आरसीओ फ्रेमवर्क, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो बोल रहे हैं आरपीओ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से विद्युत की वास्तविक खरीद पर केंद्रित है, वही आरसीओ नामित उपभोक्ता द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से होने वाले वास्तविक उपभोग पर केंद्रित है। तो नाम से पता चल रहा है, देखिए ना, रिवर्स रिन्यूएबल परचेस ऑब्लिगेशन, तो परचेस मतलब खरीद, और रिन्यूएबल कंजम्पशन ऑब्लिगेशन, तो कंजम्पशन मतलब होता है उपभोग, तो वही है ना। इसके बाद ये बाध्यकारी दायित्व है गैर अनुपालन पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, याद रखिएगा, ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा दंड भी आरोपित किया जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट खबर की ओर जाते हैं। तो जल शक्ति राज्य मंत्री ने जल प्रबंधन और संरक्षण की में आधुनिक तकनीकी की भूमिका को बताया है। तो देखिए जल प्रबंधन और संरक्षण में तकनीक क्या क्या है। तो एआई आधारित विश्लेषण है, जैसे उपयुक्त जगह की पहचान करने हेतु जीआईएस और सैटेलाइट डेटा का प्रयोग किया जा सकता है। फिर ड्रोन का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, सर्वेक्षण और हाई रिजोल्यूशन वाले मानचित्र, भंडार प्रणालियों में रिसाव और गिरावट की शुरुआती संकेतों को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स और स्मार्ट सेंसर, इसमें जल की गुणवत्ता और खपत के पैटर्न को मतलब वास्तविक निगरानी के माध्यम से देखा जा सकता है। फिर सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियाँ जैसे ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति, इससे परिशुद्ध कृषि आती है, मतलब जहाँ पे पानी चाहिए वहीं पर पानी देंगे, फालतू में बर्बाद नहीं करना पानी को। फिर है उन्नत जल शोधन तकनीक, जैसे यूवी हो गया, मेम्ब्रेन आधारित तकनीकें। इसके बाद है ब्लॉकचेन तकनीक। ब्लॉकचेन तकनीक करेगा क्या कि जल के उपयोग, वितरण और गुणवत्ता के सुरक्षित, पारदर्शी और कुशल तरीके से ट्रैकिंग में मदद करेगा। नेक्स्ट है कि भारत में भूजल प्रबंधन के लिए तकनीक क्या क्या आ रही है। तो सबसे पहला है कि भौगोलिक सूचना प्रणाली, लघु सिंचाई परियोजना की निगरानी के माध्यम से ये मदद करते हैं। फिर रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम, ये राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत मतलब लाया गया है। फिर दूसरा है कि भारत भूजल संसाधन आंकलन प्रणाली, इसे केंद्रीय भूजल बोर्ड ने विकसित किया है। और चौथा है सैटेलाइट डेटा, बस ये नाम से याद है, ग्रेश, याद रखिएगा, सैटेलाइट डेटा ग्रेश है ना। तो इन्हीं 4 याद रखिएगा पॉइंट, इनके माध्यम से भारत में भूजल प्रबंधन के लिए तकनीक अभी हमारी चल रही है। इसके बाद आते हैं लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012, यानी पोस्को अधिनियम। तब न्यायालय ने ये बोला है, कर्नाटक हाईकोर्ट ने, कि पोस्को जो अधिनियम है वो पुरुषों और महिलाओं दोनों पर लागू होता है और ये लिंग निरपेक्ष कानून है।
इसके बाद बोल रहे हैं कि पोक्सो अधिनियम का उद्देश्य महिलाओं के यौन हमले, बच्चों के यौन हमले, यौन उत्पीड़न, पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाना है। अच्छा, बच्चा किसको बोलेंगे? तो बच्चा जो है उनको 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को इसमें परिभाषित किया गया है। प्रक्रियागत सुरक्षा उपाय भी इसमें दिए गए हैं, जैसे इन कैमरा कार्रवाई के लिए विशेष अदालत स्थापित किए जाएंगे। अपराधों की रिपोर्टिंग को अनिवार्य बनाता है। फिर मामले की जानकारी स्वयं बच्चा देगा, और ये जो रिपोर्ट है ये सरल भाषा में उपयोग करना अनिवार्य है। सरल भाषा में मतलब दर्ज किया जाएगा वो रिपोर्ट को, और इसमें हम मतलब है ना मृत्युदंड तक का भी प्रावधान है। इसके बाद है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड। तो इसमें बोल रहे हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वदेशी AI पावर्ड ब्लड टेस्ट टूल का इन्होंने समर्थन किया है। तो प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड है क्या? तो ये 1996 में प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड अधिनियम 1995 के तहत एक वैधानिक निकाय है। याद रखिएगा, वैधानिक निकाय है प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड 1995 के तहत 1996 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य है इसका स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास और व्यवसायीकरण को बढ़ावा देना, और फिर आयातित प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग को भी अपनाना है। ये जो संस्थान है औद्योगिक संस्थानों को ये इक्विटी पूंजी या ऋण प्रदान करता है, और अनुसंधान और विकास संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है विकास के लिए, है ना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कृषि अवसंरचना और विकास उपकर। तो अभी भारत सरकार ने लोकहित में, पब्लिक गुड में कपास पर लगने वाले आयात शुल्क उनको तो कम किया ही, उनके साथ साथ कृषि अवसंरचना और विकास उपकर को भी समाप्त कर दिया है। तो कृषि अवसंरचना और विकास उपकर जो है वो एक अतिरिक्त उत्पादन शुल्क है जो पेट्रोल और डीजल पर लगाया जाता था। कुछ विशेष आयातित वस्तुओं की सीमा शुल्क के रूप में भी इसको लगाया जा सकता था। 2021-22 के बजट में इसको पेश किया गया था। नेक्स्ट है आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण। इसमें है कि देश के जो रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित प्रमुख संकेतों हैं ना, उनका ये अनुमान लगाते थे। इनमें जैसे श्रम बल भागीदारी दर हो गया, श्रम जनसंख्या अनुपात हो गया, बेरोजगारी दर हो गया, इन सभी का ये मतलब गणना करते थे। ये संचालन इनका जो है वो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय मॉस्पी के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा किया जाता था। तो याद रखिएगा, है ना, ये बहुत हार्ड हो जाता है, इंग्लिश में बहुत इजी है इन सब, यही होता है इंग्लिश का एक फ़ायदा। तो थोड़ा सा याद रखिएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा इसको जारी किया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। देखिए कवरेज और आवृत्ति अगर इसका देखें तो मासिक भी होता है और एक वार्षिक भी होता है। तो मासिक में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए वर्तमान साप्ताहिक स्थिति मतलब 7 दिन के भीतर इनका पता करेंगे। फिर वार्षिक स्थिति में है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए सामान्य स्थिति और वर्तमान साप्ताहिक स्थिति, मतलब वार्षिक में दोनों। तो सामान्य स्थिति में मतलब 365 दिन में ही पूछेंगे कि आप पूरे साल का बताइए आप, और साप्ताहिक स्थिति में कि 7 दिन में आपको कितना काम मिला, वो सब, है ना। फास्टैग अब थोड़ा देख लेते हैं। तो फास्टैग वार्षिक पास अभी मतलब जारी कर दिया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। तो 3,000 रुपये का शुल्क एक बार अगर आप देते हैं तो 1 साल या फिर 200 टोल प्लाजा क्रॉसिंग आपको मतलब मुफ्त में होगा। ये जो है ना फास्टैग रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक का उपयोग करते हैं। ये शॉर्ट रेंज तकनीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन तकनीक जो है, इसका प्रबंधन यानी फास्टैग का प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। अच्छा एक सेकंड, ये जो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये वही है NPCI जो कि UPI बनाया है, ठीक है ना। UPI, रुपे कार्ड, इसका जो बैंक भी चलता है इसी से, बैंक का जो ATMs हैं वो सब। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त। तो अभी जो है ना चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रस्ताव पर विचार चल रहा है इंडिया गठबंधन के द्वारा। तो देखिए इसके जो पद को हटाने की प्रक्रिया है, जैसा कि अनुच्छेद 124(4) में है। तो 124 मतलब न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के बारे में है। तो वही बोल रहे हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को वही हटाने की प्रक्रिया है जैसा कि अनुच्छेद 124(4) में है। तो देखिए इसमें बोला गया मुख्य चुनाव आयुक्त में कि अनुच्छेद 324(5) कि में कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी पद से, उसी रीति से, उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। यानी सदन में कदाचार या अक्षमता के आधार पर इसको प्रस्ताव लाया जा सकता है। प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर एक समिति आरोपों की वैधता की जांच करेगी और दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 सदस्यों के बहुमत से इसको पारित होना अनिवार्य है। राष्ट्रपति जो है वो मुख्य चुनाव आयुक्त को इसी पद से हटाने का आदेश देंगे। फिर इसके बाद संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त। तो श्रीलंकाई तमिल शरणार्थियों की वापसी की प्रक्रिया अस्थायी रूप से निलंबित कर दी है, मतलब संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त ने।
यह द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापना की गई थी। शरणार्थियों, आंतरिक रूप से विस्थापित समुदायों और निर्वासित लोगों के जीवन को बचाने और उनकी रक्षा करने के लिए अधिकारों की इसको स्थापना की गई थी। इसका जो दायित्व है शरणार्थी अभिसमय 1951 और इसके प्रोटोकॉल यानी 1967 के संरक्षण के रूप में कार्य करता है। 1954 और 1981 में इसको नोबेल शांति पुरस्कार भी दिया जा चुका है। फिर नेक्स्ट है बॉन्ड प्रतिफल। तो बेंचमार्क सॉवरेन बॉन्ड पर प्रतिफल में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है भारत की। तो देखिए बॉन्ड प्रतिफल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है कि प्रतिफल जो है वो बॉन्ड की कीमत से प्रभावित होती है। तो मतलब देखिए बॉन्ड की कीमत अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो बॉन्ड का प्रतिफल कम होगा, और बॉन्ड का कीमत अगर कम होगा तो बॉन्ड का प्रतिफल बढ़ेगा। तो वहीं पर यही बात बोला गया है। ये देखिए बॉन्ड की कीमतें घटती है तो प्रतिफल बढ़ता है। अच्छा, इसका कॉन्सेप्ट भी है ना, तो इस पे बहुत टाइम लगेगा, मुझे 10 मिनट, इसलिए मैं समझा नहीं रहा हूँ। आप एक बार वीडियो में देख लीजिएगा अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो, क्योंकि इकोनॉमिक्स में थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं। एक बार यूपीएससी में पूछा भी था ये बात। इसके बाद है ब्याज बाजार ब्याज दरें बढ़ती है तो नए जारी किए गए बॉन्ड बेहतर रिटर्न देते हैं, जिससे मौजूदा जो बॉन्ड की कीमतें हैं वो गिर जाती है और प्रतिफल बढ़ जाता है। तो मतलब वही उसका, अगर बाज़ार की कीमतें बढ़ेगी तो बॉन्ड रिटर्न बेहतर देंगे और बॉन्ड की कीमतें गिर जाएगी तो ऑफकोर्स कीमतें गिर जाएगी बॉन्ड की, तो प्रतिफल बढ़ेगा ही। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये जैव विविधता, जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता की सामान्य स्थानिक मौजूदगी की पहचान की गई अभी। तो पृथ्वी के अलग अलग जैव भौगोलिक क्षेत्रों में जैव विविधता की एक तरीके से कोर से बाहर की ओर क्रमबद्ध स्तर पर फैली होती है। जैसे घनत्व या कोर या केंद्र में अधिक होता है ये घनत्व, जो केंद्र से दूर जाने पर क्रमशः कम होता जाता है। तो मतलब यही बोल रहे हैं। ये देखिए ये जो है, अगर बायोडाइवर्सिटी तो यहाँ पर तो ज़्यादा होगी, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा होगी बायोडाइवर्सिटी। इसके बाद जैसे हम लोग दूर जाएंगे तो दूर जाते जाते कम होती जाएगा ना, तो वही बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। जैसे कोर हॉटस्पॉट है, प्रजातियों की प्रचुरता अत्यधिक स्थानिक यहाँ पाई जाती है। कोर के ठीक बाद का आंतरिक क्षेत्र जो है प्रजाति समृद्ध है, अधिक स्थानिक प्रजातियाँ पाई जाती है, लेकिन कुछ प्रजातियाँ ऐसी मिल जाएगी जो कि अन्य जगहों पर भी मिलती है। मध्य क्षेत्र में है कि प्रचुरता का अभाव, कुछ अन्य ऐसी प्रजातियाँ मिलती है जो इस क्षेत्र की असली पहचान में नहीं है। और ट्रांजिशन क्षेत्र जो है यहाँ विविधता बहुत कम हो जाती है, जहाँ ज़्यादातर सामान्य प्रजातियाँ मिलती है और कई क्षेत्रों में आसानी से जो पाई जाती है वो सारी मिल जाती है यहाँ पर। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी बता दिया मैंने कोर से। आप जो ट्रांजिशन क्षेत्र जाएंगे तो कैसा होगा। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपसे मिलते हैं अगले करंट अफेयर्स के वीडियो पर। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।